ये ड्राइवर कहाँ रह गया? इतनी तेज गर्मी हो रही है, अभी तक ये ड्राइवर आया नहीं। पापा को बोलकर इस ड्राइवर की शिकायत करूंगी। मुझे बुलाकर खुद ही नहीं आया, इतनी देर से बाहर खड़ी हूँ। श्रुति अपने ड्राइवर का इंतजार कर रही होती है कि तभी एक डिलीवरी बॉय उसके पास आता है। मैम, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकती हैं? जब तक ड्राइवर नहीं आता तब तक थोड़ी मस्ती करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है ये एड्रेस। आप यहाँ से सीधे जाइए, फिर बाएं जाइएगा, फिर दाहिने जाइएगा, फिर बाएं जाइएगा और फिर गोल चक्कर घूम कर आइए, एड्रेस मिल जाएगा। पक्का ना मैम? हाँ हाँ, अरे भैया मैं इसी गली में रहती हूँ, मुझसे अच्छा इस गली का रास्ता कोई नहीं बता सकता। जाइए जाइए। इतना कहकर डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है, तभी ड्राइवर वहां आता है। चलिए मैम, चलते हैं। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? साहब से बात कर रहा था। अच्छा ठीक है। श्रुति गाड़ी में बैठती है। अभी मत चलना, थोड़ा रुकना। ठीक है मैम। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय वापस आ जाता है। मैम, आपने जैसा बताया मैंने वैसे ही गया, पर मैं फिर से यहीं आ गया। अरे आप गलत रास्ते से गए होंगे, मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखिए यहाँ से ऐसे जाइए, फिर ऐसे जाइएगा, पहुँच जाएंगे। डिलीवरी बॉय दोबारा चला जाता है। थोड़ी देर बाद फिर भटक कर वापस आ जाता है, तभी नियति वहां आती है। मैम, आपको सही रास्ता पता है ना? मैं बार बार घूमकर यहीं आ जा रहा हूँ, वो एड्रेस नहीं मिल रहा है। अरे वही एड्रेस है भैया, एक बार एड्रेस दिखाइए। ये देखिए मैम, यहाँ जाना है। भैया आप ऐसा कीजिए, जिस रास्ते से आए हैं ना, थोड़ा पीछे जाइए। चाय की दुकान के बगल में एक गली है, वहाँ एक बार पूछ लीजिएगा। थैंक यू मैम। डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है। अरे क्यों भगा दिया उसे? कितना मजा आ रहा था उसे गोल गोल घुमाने में। तुम्हें मजा आ रहा था, पर उसके बारे में सोचो, इतनी तेज धूप में जितनी देर वो घूमेगा उसका उतना नुकसान होगा। बेचारा बाइक से डिलीवरी कर रहा है, उसका पेट्रोल भी वेस्ट हो रहा है। आई बड़ी अम्मा। ड्राइवर चलो। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन फोन पर बात करते हुए श्रुति कॉलेज से निकल रही होती है। क्या कहा आपने? आप कॉलेज गेट तक नहीं आ सकते? नहीं नहीं, आप कॉलेज गेट पर आइए, इतनी तेज धूप है, मैं मोड़ तक नहीं आ सकती। मैम, रास्ते में कंस्ट्रक्शन हुआ है, गाड़ी आपके कॉलेज तक नहीं पहुंच पाएगी। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे मेरी गाड़ी कॉलेज गेट पर चाहिए। विदाउट एसी मैं नहीं आ सकती, मुझसे इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अरे श्रुति, जब ड्राइवर कह रहा है कि रास्ते में कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वो कैसे आएगा? तुम खुद ही मोड़ तक क्यों नहीं चली जाती? तुम क्यों मेरे बीच में बोल रही हो? खुद तो जैसे तैसे रहती हो, मैं इस तरह से नहीं रहती। मुझे गर्मी में एसी चाहिए ही होता है। इतनी तेज गर्मी में मैं पैदल मोड़ तक कैसे जाऊंगी? मेरी गाड़ी में एसी लगा है, मैं सीधे गेट से गाड़ी में बैठकर घर जाती। पर तुम्हारी इतनी बड़ी गाड़ी कंस्ट्रक्शन वाली रोड से कैसे आएगी? तुम्हें ही जाना पड़ेगा। अगर उस रोड से नहीं आएगी तो दूसरी रोड से आएगी, पर गाड़ी कॉलेज गेट पर ही आएगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी एसी वाली गाड़ी कॉलेज गेट पर ही आएगी। इतना कहकर श्रुति अपने पापा को फोन करती है। हाँ बेटी, बोलो क्या हुआ? पापा, ड्राइवर ने पता नहीं किस रूट पर गाड़ी फंसा दी और कह रहा है कि मैं मोड़ तक आ जाऊं। गाड़ी आगे नहीं आएगी, मुझे गाड़ी अपने कॉलेज गेट पर ही चाहिए। कोई बात नहीं बेटी, उस ड्राइवर को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी एसी वाली गाड़ी कॉलेज गेट पर भिजवाता हूँ। श्रुति फोन रख देती है और थोड़ी देर में एक चमचमाती बड़ी एसी वाली गाड़ी कॉलेज गेट के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। सभी लोग गाड़ी को देखने लगते हैं। मैं तुम जैसी गरीब नहीं हूँ, मेरे एक कॉल पर पूरे कॉलेज में एसी लग सकता है। ये एसी वाली गाड़ी कौन सी बड़ी बात है? तू ना मेरे घर चल, वहाँ दिखाऊंगी कि मैं गर्मी में कैसे एसी में रहती हूँ। इतना कहकर श्रुति नियति को लेकर अपनी एसी वाली गाड़ी में बैठती है और अपने आलीशान घर के अपने बड़े से कमरे में पहुंचती है। इतना बड़ा कमरा? इतना बड़ा तो मेरा घर नहीं है। वो देख, दो एसी, दो एसी। एक एसी में ही तो रूम ठंडा हो जाएगा, तो दो एसी क्यों? तेरे लिए होता होगा रूम ठंडा, मुझे पूरा रूम चिल्ड चाहिए होता है, इसीलिए दो एसी। और अगर कभी एक एसी खराब भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, मैं एक सेकंड भी गर्मी में नहीं रहती। तुम जैसी गरीब पसीने से तरबतर ठंडे मौसम का इंतजार करती होगी। हम अमीर लोग हैं, गर्मी में एसी, ठंडी में हीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना कहकर श्रुति कमरे के दोनों एसी चालू कर देती है। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी का नामो निशान मिट गया हो। कितना अच्छा लग रहा है। खा ले अच्छे से एसी की हवा खा ले। तुम गरीबों को तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती होगी, एसी की हवा कहाँ मिलेगी? ऐसा मत बोल, एसी की हवा तो नहीं, पर भगवान की कृपा से 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। स्कॉलरशिप के पैसों से इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे जवाब दे। चुपचाप एसी की हवा खा और निकल जा यहाँ से। ठीक है। इतना कहकर नियति श्रुति के घर से निकलती है और अपने घर पहुंचती है और घर में लड़के वाले जमीन पर बैठे होते हैं। आ गई बेटी, ये देख, तुझे देखने लड़के वाले आए हैं। माँ, लड़के वाले अचानक से? देख बेटी, शादी के लिए मना मत करना, तेरे लिए इनसे अच्छा रिश्ता मैं ना ढूंढ पाऊंगी।
ये खुद सामने से रिश्ता लेकर आए। इनके बेटे ने मंदिर में देखा था तुझे, उसे तो बहुत पसंद आई। पर माँ, मेरी पढ़ाई। बेटी, मैं तुझे आगे पढ़ा नहीं पाऊंगी, क्या पता आगे चलकर कोई रिश्ता मिले या ना मिले, मान जा। जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। और बेटी, तुम शादी के लिए तैयार हो ना? जब मेरी माँ की मर्जी है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। अब आप बताइए, शादी कब करनी है? जी, जब आप कहें। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। पंडित से शादी की तारीख तय होती है और तय दिन पर नीरज और नियति की शादी हो जाती है। नीरज नियति को लेकर अपने बड़े आलीशान घर के बाहर पहुंचता है। घर के ठीक नीचे एक छोटी सी झोपड़ी भी होती है। ये झोपड़ी तो मेरे घर से भी ज्यादा छोटी है। इतनी छोटी झोपड़ी में रहने वाले लोग इतनी बड़ी गाड़ी से मुझे लेकर आए हैं। बेटी, खड़ी खड़ी इस झोपड़ी की तरफ क्या देख रही हो? चलो आओ अपने ससुराल में। ससुराल? हाँ चलिए। इतना कहकर गायत्री आगे बढ़ती है और नीरज नियति को लेकर बड़े घर की तरफ चलता है। ये बड़ा सा घर मेरा ससुराल है? हाँ बिल्कुल, यही बड़ा सा आलीशान घर तुम्हारा ससुराल है। हे भगवान, तूने तो मेरे भाग्य ही पलट दिए। कहा मैं झोपड़ी में रहने वाली गरीब लड़की और अब इतने बड़े घर की बहू बन गई। ऐसा सोचते हुए नीरज नियति को घर के दरवाजे पर लेकर आता है, जहाँ गायत्री आरती उतारती है। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। नियति दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और घर में चारों तरफ नजर दौड़ाती है। हॉल में 2 एसी लगे होते हैं। ये क्या, हॉल में भी एसी लगे हैं? जिनके हॉल में एसी है उनके कमरे में तो जरूर एसी होगा। वेलकम भाभी, क्या हुआ? यहाँ वहाँ क्या देख रही हैं? आपका ही ससुराल है, जी भर के देख लीजिए। अरे प्रीति बेटी, शादी में अभी थक गई होगी, उन्हें उनके कमरे में ले जाओ। गर्मी का मौसम है, आराम करना जरूरी है। इतना कहकर गायत्री और रामलाल वहां से चले जाते हैं और प्रीति नियति को उसके कमरे में पहुंचा देती है। कमरे में एक सुंदर सा एसी लगा होता है और साथ में पंखा और कूलर होता है। हमारे कमरे में एसी लगा है और यहाँ पंखा कूलर भी रखा है। गर्मी का मौसम है, इसलिए मम्मी ने एसी कूलर पंखा सब लगवा दिया है। जो मन करे वो चलाकर आराम से रह सकते हैं। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। क्या? तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हारे घर में एक पंखा भी नहीं था और अब एसी वाले ससुराल में आ गई हो। हाँ, मैं यही सोच रही हूँ। नियति, मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ। आज से ये सब तुम्हारा है और पता है तुम्हें एक सरप्राइज और मिलेगा। कैसा सरप्राइज? अरे बाबा, सरप्राइज है, अभी तुम आराम करो, कल तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना कहकर नीरज और नियति सो जाते हैं। रात बीतती है और अगले दिन नियति तैयार होकर हॉल में आती है। आ गई भाभी आप? कैसा लगा आपको आपका कमरा? मेरे मायके में तो एक पंखा तक नहीं था और यहाँ मेरे कमरे में इतना अच्छा एसी लगा हुआ है। वो सब छोड़िए भाभी, आपको ये तो पता है ना कि आज आपकी पहली रसोई है। क्या बनाएंगी? आप लोग बताइए, आपको क्या खाना है? मुझे खाना बनाना आता है, मैं बना दूंगी। बेटी, तुम अपनी पसंद से जो बनाना चाहो बनाओ। ठीक है पापा जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर नियति किचन में आती है और जहाँ किचन में भी एसी लगा होता है। किचन में भी एसी लगा हुआ है और ये किचन कितना ठंडा है। एक मेरे घर का चूल्हा, इतनी गर्मी में चूल्हे के सामने बैठने से तो गर्मी डबल हो जाती थी। इतना कहकर नियति एसी को देखते हुए खुशी खुशी खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर में नियति तरह तरह के पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। वाह बहू वाह, तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। पूरी, सब्जी, चावल, फ्राइड दाल, पापड़, बहुत मेहनत की तूने। मेहनत कैसी, मैं कहाँ गर्मी में चूल्हे के सामने खाना बनाती थी। यहाँ तो किचन में भी एसी लगा हुआ है। एसी से निकलने के बाद तो गर्मी लगती है, पर मुझे यहाँ गर्मी क्यों नहीं लग रही? जरा आपने पीछे देखो, यहाँ भी एसी लगी है, वो भी 2-2। भाभी, सिर्फ यही नहीं, आपके ससुराल में हर कमरे में एसी लगी है। हॉल में, डाइनिंग एरिया में, पापा और भैया के वर्क रूम में और हमारे घर में एक लाइब्रेरी रूम और जिम भी है, वहाँ भी एसी लगी है। मेरे ससुराल में इतने सारे एसी हैं। भाभी, आपके ससुराल में पूरे 10 एसी लगे हुए हैं। क्या 10 एसी? मतलब मेरा 10 एसी वाला ससुराल है। अपने 10 एसी वाले ससुराल में नियति खुशी खुशी दिन बिताना शुरू करती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन नियति अपने एसी वाली लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। एक समय था जब मैं किताबों से पढ़ने से ज्यादा हवा करती थी। आज इतनी बड़ी लाइब्रेरी में एसी चलाकर पढ़ रही हूँ। काश ये सब मुझे पहले मिला होता। तभी नीरज वहाँ आता है। नियति, तुम क्या कर रही हो? अब छोड़ो पढ़ाई, चलो मेरे साथ। पर कहाँ? अरे चलो तो सही। नीरज नियति को लेकर अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठता है, एसी चालू करता है और एक बड़ी साड़ी की दुकान पहुंचते हैं। पीछे दूसरी गाड़ी में गायत्री और प्रीति भी पहुंचती हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? शॉपिंग करने भाभी, और किस लिए? भैया, हमारी नई बहू के लिए हर स्टाइल की साड़ी दिखाइए। जी मैम, ये देखिए बनारसी साड़ी, ये कांजीवरम साड़ी,
ये जॉर्जेट साड़ी और ये शिफॉन साड़ी। ये साड़ियाँ तो बहुत डिजाइनर हैं, बहुत महंगी होंगी। बहू, तेरा ससुराल 10 एसी वाला ससुराल है। जिस घर में 10 एसी लगी हो वो घर क्या अपनी बहू को डिजाइनर साड़ी नहीं दिला सकता? भैया, आप ये सारी साड़ियाँ पैक कर दीजिए। अरे वाह, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत पसंद करते। इतनी महंगी साड़ियाँ 1 मिनट में पैक करवा दी। साड़ियों की शॉपिंग के बाद नीरज नियति को ज्वेलरी की दुकान पर लेकर जाता है। अब हम यहाँ क्यों आए हैं? हमारे घर में सबके पास उनके पसंद के गहने हैं। मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी के पास भी हर तरह के गहने हो। तुम्हें जो पसंद आए सब ले लो। देखिए मैम, ये सारे लेटेस्ट डिजाइन हैं, आपको सब पसंद आएंगे। इसी तरह नीरज नियतु को महंगे गहने दिलाता है और फिर मॉल से बैग, सैंडल, परफ्यूम और मेकअप का सामान भी दिलाता है। फिर दोनों घर लौट आते हैं। ऐसे ही एक दिन नियति महंगी साड़ी और गहने पहनकर आईने के सामने खड़ी होती है। मैं हूँ 10 एसी वाले ससुराल की बहू, अब मैं गरीब नहीं रही। धीरे धीरे नियति अपनी पुरानी जिंदगी भूलकर अपने 10 एसी वाले ससुराल में रहने लगती है। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। एक दिन नियति अपने ससुराल वालों के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही होती है। अरे गायत्री, हमारे नीचे वाले कॉटेज में एक गरीब फैमिली रहने आई है। अगर उन्हें कुछ जरूरत हो तो उनका ध्यान रखना। पिताजी, वो कॉटेज हमारा है ना? आपने उन्हें क्यों दिया? बेटी, वो कॉटेज खाली पड़ा था। पहले हमने नौकर के लिए बनवाया था, अब खाली था तो मैंने उन्हें दे दिया। सभी खाना खाते हैं और अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन नियति किचन में घर की नौकरानी के पास आती है। कस्तूरबा ताई, खाना बन गया? अरे बहू, खाना कैसे बनाऊं, सब्जियां ही नहीं है। बहू नहीं, मालकिन कहा करो। और अगर सब्जियां नहीं है तो पहले बताना चाहिए था। इतनी गर्मी में मैं सब्जी लेने नहीं जाऊंगी। क्या करूं? अरे हाँ, नीचे जो लोग आए हैं उन्हीं से मंगवा लेती हूँ। इतना सोचकर नियति बालकनी में आती है और सिक्योरिटी गार्ड को फोन करती है। जी मैम साहब, बोलिए। हमारे नीचे वाले कॉटेज में कौन रहने आया है? मैम साहब, एक फैमिली रहने आई है, सास, ससुर, पति और एक बहू। बहू है तो सब्जियां खरीद ही सकती है। एक काम करो, उनके घर की जो बहू है ना, उनसे कहो ऊपर वाली मेम साहब ने सब्जियां मंगवाई हैं, उन्हें ऊपर भेजो। मैं बता दूंगी क्या क्या लाना है। जी मैम साहब, अभी भेजता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड कॉटेज के पास पहुंचता है। अंदर श्रुति पुरानी साड़ी पहनकर बैठी होती है। लड़की, ऊपर वाली मैम साहब ने बुलाया तुम्हें। जुबान संभाल कर बात करो। ए लड़की क्या होता है? नाम है मेरा। अरे हाँ हाँ ठीक है, उनके घर में तुम लोग रह रहे हो, वो बड़ी मैम साहब हैं, वो ऐसे ही बात करती हैं, जाओ मिल लो उनसे। श्रुति चुप रहती है। ऊपर वाली मेम साहब हैं, जा मिल ले बहू। बड़े लोग हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। बड़े लोग हैं तो क्या हुआ? एक समय में मैं भी ऐसे ही बड़े घर में रहती थी। श्रुति कॉटेज से बाहर आती है। कहाँ है तुम्हारी मेम साहब? अरे वो देखो ऊपर। श्रुति ऊपर देखती है और नियति को देखकर हैरान हो जाती है। वहीं नियति भी श्रुति को देखकर हैरान हो जाती है। ये लड़की श्रुति की तरह क्यों दिख रही है? यह सोचकर नियति तुरंत नीचे आती है। नियति, तू इतने बड़े घर में क्या कर रही है? काम करने आई है क्या? मैं काम करने नहीं आई हूँ, ये मेरा ससुराल है, मैं इस घर की बहू हूँ। इतने बड़े ससुराल की तू बहू है? ये कैसे हुआ? वो छोड़, पहले तू बता, तू तो अमीर परिवार की बेटी थी, एसी वाले कमरे में रहती थी, यहाँ तो एक पंखा तक नहीं है। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ अपने ससुराल वालों के साथ रह रही हूँ। क्या बताऊँ मेरी किस्मत। श्रुति, तुम यहाँ सही से पढ़ाई नहीं कर रही हो, तुम्हें हम हॉस्टल भेज रहे हैं। नहीं नहीं, मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम्हें हॉस्टल जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। मीनाक्षी और ब्रजेश श्रुति को हॉस्टल भेज देते हैं, जहां श्रुति राघव से मिलती है। राघव पढ़ाई में बहुत तेज होता है। धीरे धीरे श्रुति और राघव की दोस्ती हो जाती है। राघव, इतने समय से हम साथ पढ़ रहे हैं, तुमने कभी अपने परिवार के बारे में नहीं बताया। मेरी फैमिली तुम्हारी तरह अमीर नहीं है, पर मेरे लिए मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं। मुझे कुछ बताना है। मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर मेरी फैमिली कभी नहीं मानेगी। पसंद तो मैं भी तुम्हें बहुत करता हूँ। तो चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। परिवार वाले मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो मुझे तो शादी के बाद अपने ससुराल में रहना है। राघव और श्रुति शादी कर लेते हैं। पहले हम राघव के एक छोटे से घर में रहते थे, फिर मेरा खर्चा उठाने के लिए राघव पढ़ाई और काम दोनों करने इस शहर में चला आया और हमें इस बड़े घर के नीचे छोटा सा ये कमरा मिल गया। अब तू बता, तू इस बड़े ससुराल में कैसे है? इस बड़े घर का इकलौता बेटा मेरा पति है। उसने मुझे मंदिर में देखा था और पसंद कर लिया, फिर वो मेरे घर रिश्ता लेकर आया और हमारी शादी हो गई। तुझे पता है मेरे ससुराल में 10 एसी हैं। वैसे तुझे कैसा लग रहा है बिना पंखे वाले ससुराल में? क्या बताऊं, गर्मी में हालत खराब हो जाती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे हालत और खराब हो रही है।
एसी तो छोड़, पंखा तक नहीं है मेरे ससुराल में। बहुत मजाक उड़ाती थी ना हम गरीबों का। अब पता चलेगा बिना पंखे के रहना कितना मुश्किल होता है। काश एक बार कह दे कि मेरे ससुराल में थोड़ी देर एसी की हवा खा ले। ये खुद क्यों नहीं बोलती कि उसे एसी की हवा चाहिए? चलो, जब खुद बोलेगी तब देखूंगी। अच्छा एक काम कर, मेरे लिए सब्जी लेकर आ। मैं तेरे लिए सब्जियां लेने जाऊं? मेरे 10 एसी वाले ससुराल के नीचे फ्री में रह रही हो, सब्जी नहीं ला सकती? तू पागल हो गई है क्या? मैं तेरे लिए सब्जियां लेने जाऊंगी? हरगिज नहीं। तभी शारदा बाहर आती है। अरे मालकिन, आप गुस्सा क्यों होती हैं? लाइए, मैं आपकी सब्जियां ला देती हूँ। बताइए क्या लाना है? मम्मी जी, आपको इसके लिए सब्जी लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हमसे भी ज्यादा गरीबी में रहती थी। चुप हो जाओ। ये लो पैसे, बाजार जाकर हरी सब्जी और थोड़े आलू ले आना। पैसे लेकर शारदा बाजार की तरफ चली जाती है और नियति अपने 10 एसी वाले ससुराल में वापस चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन श्रुति अपने ससुराल में गर्मी से परेशान पसीने से लथपथ बैठी होती है। कितनी गर्मी हो रही है, एक एसी क्यों नहीं खरीद लेते हम लोग? बिना एसी के मैं नहीं रह पाऊंगी। श्रुति, अगर मैं एसी खरीद सकता तो मैं ऐसे ससुराल में थोड़े ना रखता।